सामने को मेरा मतलब है। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमने स्टार्ट किया था अर्जुन और पीली वाली बुक है ना आपकी, मेरे पास है पीडीएफ की। और मैं आपको शेयर कर दूंगी अगर आपको चाहिए होगी। सबसे पहले हमने अब इस चैप्टर को स्टार्ट करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जब भी हम बात करते हैं तो हमारे ध्यान में क्या चीज आती है? सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो हाँ। होते हैं लाइक जो लोग रिप्रोड्यूस करते हैं, ब्रीथ करते हम्म। हैं, एक्सक्रीट करते हैं। यस, एग्जैक्टली। जैसे कि अगर मेरे पास एक चेयर है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी, और अगर एक प्लांट है, मैं इसमें से किस चीज को लिविंग कह रही हूँ? प्लांट इज अ लिविंग थिंग। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वो क्या करता है। लिविंग किस चीज फूड को बोल जाते हैं? करता है, फूड टेकन एक करता है। अपनी फूड खुद बनाता है, और इसके कुछ पार्ट्स हैं वो मूव कर सकते हैं, और इसमें पॉलिनेशन होती है, इसमें रिप्रोडक्शन होती है, इसमें ग्रोथ होती है। जबकि चेयर जो है वो एक स्टिल नॉन लिविंग थिंग है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है। तो सबसे पहली बात आ जाती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स की। कुछ चीजें होती हैं जिनकी बेसिस पर हम कहते हैं कि ये चीज है, ये लिविंग है। ठीक है। अब वो क्या चीजें हैं? सबसे पहले हमें पता है कि जब भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं ना, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, सबसे पहले उन्होंने हमें बताया गया कि एन ऑर्गेनिज्म इज अ कंप्लीट लिविंग थिंग। कंप्लीट लिविंग थिंग से मुराद ये है कि उसके अंदर वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो उसको एक लिविंग बीइंग बनाती हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हम लेट्स से हम किसी भी, हम रैबिट की बात कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास एक रैबिट है और हम उसकी बात कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि रैबिट, आपको पता है क्या क्या उसके अंदर ग्रोथ होती है? जी। ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो एक कैरेक्टरिस्टिक होगी लिविंग बीइंग्स की, कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो सब भी ग्रोथ के प्रोसेस से गुजरते हैं। ठीक है। ऑल ऑर्गेनिज्म बिगिन स्मॉल एंड गेट लार्जर। ठीक है। जो भी न्यू बॉर्न होता है, आपको पता है किसी भी स्पीशी का, चाहे ह्यूमन बीइंग्स का बेबी हो, वो आप बहुत छोटा होता है, चाहे कोई भी स्पीशी है, उसका जो न्यू बॉर्न होता है वो स्मॉल होता है, फिर विद टाइम वो बड़ा होता जाता है। ठीक है। और एक फेज ऐसा आता है जिसमें उसकी मैक्सिमम ग्रोथ होती है, उसके बाद उसकी जो है वो ओल्ड एज की तक जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है। इसके अलावा दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है लिविंग बीइंग्स की? कि वो मूव कर सकते हैं। ठीक है। दे कैन चेंज देयर पोजीशन फ्रॉम वन प्लेस टू, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अच्छा, मूवमेंट और लोकोमोशन में क्या फर्क होता है? लोकोमोशन का पता है आपको? सॉरी, लोकोमोशन क्या होती है? लोकोमोशन। लोअर मोशन। लोको लोको, एक मिनट। आपको मेरी आवाज आ रही है सही? मैम बहुत कम आ रही है। बहुत कम आ रही है। मैंने एयरपोर्ट एयरपोर्ट लगाए हुए हैं शायद इस वजह से। वेट अ मिनट, मैंने दो नोट करे थे। आपके पास माइक्रोफोन है? जी। अब आ रही है आपके पास आपको? माइक्रोफोन? जी, अब आ रही है। मेरे ना हेडफोन उसमें ना वॉइस कैंसिलेशन मोड की वजह से वैसे ही सबको आवाज कम जाती है, पता नहीं ये क्या इशू है। अच्छा, आपके पास मैं माइक्रोफोन है? माइक्रोफोन, कौन सा वाला माइक्रोफोन? जो उनसा वो रिकॉर्डिंग के लिए होता है? मेरे पास बस हेडफोन्स हैं और एयरपोर्ट्स हैं। ओह, ओके। हम्म। मैं आपसे ये लोकोमोशन का पूछ रही थी, इसका पता है आपको लोकोमोशन क्या होती है? नहीं, लाइक लोकोमोशन लोकोमोशन। उस तरह की कोई चीज हम्म। चलना, कोई भी चीज चलने वाली। वो होती है मूवमेंट। मूवमेंट होती है कि एक पोजीशन से आप दूसरी पोजीशन की तरफ चले जाते हो। ठीक है। लोकोमोशन, लोकोमोशन भी इसी तरह से होती है, बस लोकोमोशन में ना एक हम स्पेसिफिक बात कर रहे होते हैं। यानी हम बात करते हैं कि लोकोमोशन की वजह से कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो स्पेसिफिक टाइम के लिए ना अपनी लोकेशन चेंज कर लेता है। फॉर एग्जांपल,
जैसे कि बहुत ज्यादा विंटर्स में क्या होता है, जो पेंगुइन वगैरह होते हैं वो अपने उसी के अंदर रहते हैं, ठीक है, वो बाहर नहीं निकलते। तो ये है, ये कहलाती है लोकोमोशन, कि आप सिनेरियो बेस्ड मूवमेंट करना, ठीक है। कि आपको फूड चाहिए तो आप बाहर आ गए हो, आपका आपने हार्श वेदर कंडीशन है, यानी बहुत ज्यादा सर्दी है, तो आप जो है आपने आपको हाइबरनेट कर लेते हो। इसको बोलते हैं लोकोमोशन। जैसे कि अगर हम कहीं पे कोई डेंजर देखें, वहां से भागना शुरू कर दें, उसको बोलते हैं लोकोमोशन। ठीक है, लोकोमोशन होती है सिनेरियो बेस्ड। और लेकिन मूवमेंट जो है, मूवमेंट हम वैसे भी करते हैं, ठीक है, अगर कोई हमें खतरा नहीं है या वैसे भी आपको पता है मूवमेंट कर रहे होते हैं ना। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज किसकी हैं? लिविंग बींग्स की हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू मूव टू सम एक्सटेंट, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो के पूरे अपनी बॉडी को मूव कर लेते हैं, यानी कि वो एक लोकेशन से दूसरी जगह, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक कोई भी एक ह्यूमन बींग है, वो इधर है इस वक्त, ठीक है। तो वो थोड़ी देर बाद अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगा, तो वो क्या कहलाएगी? मूवमेंट। कि आपने पहले आप एक जगह पे थे, यहाँ से अब आप इधर आ गए हो, ये है मूवमेंट। इस टाइप की मूवमेंट को हम कहते हैं कि पूरी ये होल बॉडी मूवमेंट होती है, ठीक है। और सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी पूरी बॉडी मूव नहीं कर रही होती, सिर्फ बॉडी के कुछ पार्ट मूव कर रहे होते हैं। जैसे कि मैं अभी बैठी हुई, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मेरे हाथ मैं हाथों से लिख रही हूँ या मैं मुंह से बोल रही हूँ। तो ये होती है कि कुछ बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट, ठीक है, जैसे प्लांट्स में होता है। तो आपने कभी देखा कि प्लांट पूरा हम्म। पूरा उठ के एक जगह से दूसरी जगह चला जाए? ऐसा नहीं होता। प्लांट जो है उसके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, स्टेम वगैरह, वो ग्रो करते हैं, ठीक है, वो मूव करते हैं। ये डिफरेंस समझ आइए। एक मूवमेंट होती है कि एक पूरा का पूरा इंडिविजुअल अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पे चला जाए, ठीक है, उसको हम कहते हैं मूवमेंट, सिंपल मूवमेंट। लोकोमोशन का मतलब होता है, लोकोमोशन भी मूवमेंट होती है, बस ये सिनेरियो बेस्ड मूवमेंट होती है कि उस टाइम पे क्या सिनेरियो है, उस टाइम पे क्या कंडीशन है, तो आपने मूव कर जाना है वहां से, ठीक है। और एक मूवमेंट होती है कि सम स्पेसिफिक पार्ट ऑफ योर बॉडी इज मूविंग, जैसे कि आप कोई वीडियो गेम खेल रहे हो, तो आप बैठे हुए हो ना, आप उसमें घूम फिर तो नहीं रहे, आप बैठे बैठे आप अपने हाथों से खेल रहे हो ना वीडियो गेम, या जो भी आप चीजें इस्तेमाल कर रहे हो। ये बात समझ आई? हम्म। आपको आवाज आ रही है मेरी? नहीं, मुझे जी। लोकोमोशन सही तरह नहीं समझ आई। अच्छा, लोकोमोशन में कह रही हूँ, लोकोमोशन होती सही भी तरह समझ नहीं आया। मूवमेंट, लोकोमोशन भी मूवमेंट ही है। बस इसमें हम ये बात कर रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा, जैसे यहाँ पर बहुत ज्यादा जब बारिश होती है तो हम लोग घर से बाहर नहीं जाते, ठीक है। तो ये एक तरह की मूवमेंट है हम्म। जो कि हमारी इन्वायरमेंटल कंडीशन को देख के है। अब जैसे पोलर बियर्स हैं, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस हो तो वो अपने जगह पर ही रहते हैं, वो मूव नहीं करते बाहर, ठीक है। कोई भी अब जैसे चिड़िया वगैरह है या कोई भी एनिमल है, वो सिनेरियो बेस्ड मूवमेंट करते हैं ना कभी कभी, तो उसको बोलते हैं लोकोमोशन। एक तो है कि हम रेंडमली मूव करें, ठीक है, वो होती है मूवमेंट। रेंडमली आप कहीं किसी जगह, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, दैट इज मूवमेंट। एक होती है कि आपको फूड चाहिए, ठीक है, स्पेसिफिकली, तो आप तब जा रहे हो, तो दिस इज नोन एज लोकोमोशन। होती ये भी मूवमेंट की टाइप है, क्योंकि आप मूव कर रहे हो ना। बस इसमें ये है कि हम्म। आपके पास कोई ना कोई रीजन होती है, स्पेसिफिक रीजन होती है। अगर आप किसी स्पेसिफिक रीजन की वजह से मूव कर रहे हो तो उसको हम लोकोमोशन कहते हैं, ठीक है। जैसे आपकी मम्मा आपको कोई चीज कह रहे हैं ग्रोसरी करने को कि आप ये चीज ले आओ, तो वो क्या कहलाएगी? लोकोमोशन। कि आप अपनी फ्री विल से नहीं जा रहे, आपको एक जरूरत है, आप इसलिए जा रहे हो। बात समझ आ रही है? और जी। और कर आप मूवमेंट ही रहे हो, तो लोकोमोशन इज अ टाइप ऑफ मूवमेंट, अलग चीज नहीं है। बस लोकोमोशन में हम कोई स्पेसिफिक सिनेरियो की बात कर रहे होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? और मूवमेंट जी। मैंने आपको बताया दो तरह की है, या तो आपकी पूरी बॉडी मूव कर सकती है, या फिर आपके बॉडी पार्ट्स मूव कर सकते हैं, ठीक है। बॉडी पार्ट। यस, एग्जैक्ट। जैसे कि प्लांट्स, प्लांट्स में ऐसा होता है कि उनकी पूरी बॉडी मूव नहीं करती, उनके बॉडी पार्ट्स मूव जस्ट। कर रहे होते हैं, यस, ठीक है। हम्म। इसके बाद हम सेंसिटिविटी की बात कर लेते हैं। सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि हम अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव का मतलब है कि हम हर तरह के इन्वायरमेंट में नॉर्मली नहीं रह सकते। जैसे कि अगर सर्दियां हैं, तो आप सर्दियों में गर्मियों में कपड़े पहन के नहीं रह सकते, ठीक है। आपको स्वेटर चाहिए, आपको हम्म। जैकेट चाहिए, आपको वार्म कंडीशंस चाहिए, आप घर में हीटर ऑन कर लेते हो, ठीक है। सर्वाइवल के लिए हमारी बॉडी सेंसिटिव है चीजों को लेकर। हमने उस कंडीशन में रहने के लिए अपने आप को कुछ एडेप्टेशंस करवाते हैं, ठीक है, अपनी बॉडी में।
हम फिजिकल अडेप्टेशन करवाते हैं, ठीक है। हम कॉफी पी लेते हैं, हम गर्म कपड़े पहन लेते हैं सर्दियों में। तो इसका मतलब होता है सेंसिटिव। ये होती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को देख के, और एक होती है सेंसिटिविटी हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट में। उसका मतलब क्या होता है कि आपको पता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ये पता है आपको। जी। अगर कोई बैक्टीरिया या कोई भी फंजाई या कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी पे अटैक करता है, तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में जो डब्ल्यू आरबीसी, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है ना, वाइट ब्लड सेल्स, वो इस हम्म। बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट करते हैं, ठीक है। वो जी। इससे फाइट कर रहे होते हैं। जब वो फाइट करते हैं तो इसके रिजल्ट में जो है ना, हीट प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी में, और इसीलिए हमें फीवर हो जाता है, ठीक है। जब भी हम बीमार होते हैं तो हम कहते हैं ना हमें फीवर हो गया है, कोई किसी को फ्लू होता है, बहुत एक्सट्रीम फ्लू हो जाता है, खांसी हो रही होती है, तो उनको फीवर भी हो रहा होता है। मोस्ट चांसेस होते हैं कि उनको साथ फीवर भी हो जाए। हम्म। क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारा हमारा इम्यून सिस्टम जो है ना, वो उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट लड़ रहा होता है, उस बैक्टीरिया या फंजाई के अगेंस्ट लड़ रहा होता है। और इस फाइटिंग के रिजल्ट में क्या करता है वो, हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। हमारी बॉडी हीट प्रोड्यूस करती है। हीट प्रोड्यूस होने की वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि फीवर जब होता है तो किसी को 104 बुखार हो गया है, 105 डिग्री बुखार हो गया है, ठीक है। हम्म। चली गई। हम्म। ये बात समझ आई आपको? ये इसको हम बोलते हैं सेंसिटिविटी, कि हमारी जी। बॉडी ना कुछ चीजों को लेके सेंसिटिव है। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है नॉर्मल, वो 37 डिग्री सेल्सियस है। और आपको पता है, अगर तो बहुत, इसकी ना लिमिट है हमारी बॉडी की, वो होती है 36.1 डिग्री सेल्सियस से लेके 37.8 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। इस लिमिट के अंदर हमारी बॉडी का टेम्परेचर रह सकता है। अगर इससे एक पॉइंट भी ज्यादा हो जाए या इससे एक पॉइंट भी कम हो जाए ना, तो एक बंदा एक्सट्रीम कंडीशन में जा सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। इसलिए पहले अब तो हमारे पास बहुत सारी वैक्सीनेशन होती है ना। पहले जमाने में इतनी वैक्सीनेशन वगैरह कुछ भी नहीं होता था। तो पहले जमाने में लोग बुखार से भी फोत हो जाते थे, यानी उनको एक नॉर्मल बुखार भी होता था ना, क्योंकि उस टाइम पे इतनी वैक्सीनेशन मेडिसिन वगैरह कुछ भी नहीं होता था। आपकी बॉडी का जो नॉर्मल इम्यून सिस्टम है वो फाइट कर रहा होता था, लेकिन एट द एंड वो बंदा जो है वो मर जाता था, क्योंकि आपकी बॉडी में इतना स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम नहीं होता था, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी, कि हमारी बॉडी जो है वो सेंसिटिव है। ऐसा नहीं है कि हम हर तरह के इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, हम हर तरह के इन्वायरमेंट में कुछ भी कर सकते हैं। क्या हम जंगलों में रह सकते हैं? हम नहीं रह सकते। हम हमें एक शहर में रहने की आदत है, हमें चीजों की, हाँ हम जंगल में तब रह सकते हैं जब हम वो सब चीजें लेकर जाएं जो हम यहाँ पर रहते हुए ले रहे हैं, ठीक है। इसका, ठीक है, इस बात को समझ आया सेंसिटिविटी का क्या मतलब है। जी। जी। कि हम अपनी, इन्होंने बताया हुआ है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स पिक अप इंफॉर्मेशन अबाउट चेंजेस इन देयर इन्वायरमेंट, ठीक है। जैसा चेंज होगा ना इन्वायरमेंट में, उस तरह की हम्म। हमारी बॉडी बिहेव करेगी, ठीक है। अगर गर्मियां हैं तो हमारी बॉडी में स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी, पसीना आएगा, पसीना आने से क्या होगा, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कूल डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पसीना होता है वो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी हीट होता है ना, उसको रिलीज कर रहा होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सेंसिटिविटी, कि इन्वायरमेंटल चेंजेस के मुताबिक हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हैं आपको, कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम चीजें देख रहे हैं कि ग्रोथ होनी चाहिए, एक ये कैरेक्टरिस्टिक है, एक मूवमेंट, सेंसिटिविटी। और मूवमेंट में भी उन्होंने बताया हुआ है कि मूवमेंट इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और पार्ट ऑफ इट टू चेंज पोजीशन और प्लेस, ओके। कि वो या तो अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा या अपनी जगह को तब्दील कर लेगा। इट इज इजी टू सी मोस्ट ऑफ द एनिमल्स मूविंग, बट लेस इजी टू सी अ प्लांट मूव, राइट। प्लांट मूव नहीं करता, प्लांट के अंदर मतलब पूरा प्लांट मूव नहीं करता, उसके कुछ पार्ट जो है वो मूव करते हैं, मूव करते हैं, हाँ। ठीक है। ओके। इसके बाद जैसे इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि इसके अंदर ग्रोथ हो रही है। फिर अभी हम बाकी चीजें भी देखते हैं। ये सेंसिटिव है इन्वायरमेंट को लेके, अपनी इन्वायरमेंटल कंडीशंस को लेके, ठीक है। और ये मूवमेंट है। इधर अभी हम देखते हैं एक और चीज है, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन से क्या मतलब होता है? Excretion, removing of toxic substances from your body. हम्म। यानी कि कुछ ऐसी चीजें होती है हमारी बॉडी में जिनकी जरूरत नहीं होती। एक तो होते हैं जो कि अनवांटेड सब्सटेंसेस होते हैं, और एक होते हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मेरे स्क्रीन पर ही, क्योंकि मैं दिख रही थी, मैं इसको वन नोट पे लिख लेती हूँ। हम्म,
अच्छा, अभी मैं आपको बता रही थी एक्सक्रीशन। जब भी हम एक्सक्रीशन की बात करते हैं ना, आपने एक चीज याद रखनी है, हमारी बॉडी में दो तरह का वेस्ट होता है, ठीक है। एक होते हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जो कि हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह हैं, ठीक है। दूसरे होते हैं अनवांटेड सब्सटेंसेस, जो कि टॉक्सिक नहीं होते लेकिन हमारी बॉडी को उनकी जरूरत भी नहीं होती, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फीसिस में जो चीजें निकलती हैं वो अनवांटेड सब्सटेंसेस होती हैं, ठीक है। और टॉक्सिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जो यूरिन के जरिए निकलते हैं, ठीक है। जैसे कि यूरिक एसिड। यूरिक एसिड टॉक्सिक है, ठीक है, हमारी बॉडी के लिए। एक इसकी नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन से अगर ज्यादा बढ़ जाए ना कॉन्सेंट्रेशन, तो ये हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी कर सकता है। तो इन चीजों को निकालना भी जरूरी होता है, अदरवाइज क्या हो सकता है, अगर हम इन को नहीं निकालेंगे तो फिर क्या होगा। हमारी किडनी डैमेज हो सकती है। हम्म। हम जो है हमारी बॉडी नॉर्मली वो नॉर्मल वर्क नहीं कर सकेगी, और अल्टीमेटली एक पर्सन जो है उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, ठीक है। अब ये दोनों चीजें आती कहाँ से हैं? हम जो भी खाना खाते हैं ना, तो उसकी होती है मेटाबॉलिज्म। आपको मेटाबॉलिज्म का पता है क्या होती है? जी, मेटाबॉलिज्म। क्या होते हैं? एनर्जी ऑफ सेल्स। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं ना हमारी बॉडी में, ठीक है। हमारे बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको हम कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन, उनको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ये केमिकल रिएक्शंस, वो केमिकल रिएक्शन जिनके जरिए एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जैसे कि आपने कोई भी कार्बोहाइड्रेट इंटेक किया है, अब उस कार्बोहाइड्रेट ने हमें एनर्जी देनी है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। पहले ग्लूकोज की फॉर्म में इसने कन्वर्ट होना है, फिर इसने जो है ग्लूकोज से आगे फर्दर इसकी ऑक्सीडेशन होनी है और इसने एनर्जी प्रोड्यूस करनी है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। तो ये जो है ना, ये एटीपी, ये जो प्रोड्यूस हो रही है, ये सारा प्रोसेस जो है ये क्या कहला रहा है? मेटाबॉलिज्म। ओके। यानी कि हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म का मतलब है जो भी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं उनको हम मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कहते हैं। अब मैं ये बता रही हूँ आपको कि ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस कैसे बनेंगे इन प्रोसेसेस के रिजल्ट में। जैसे अगर कार्बोहाइड्रेट आपने इंटेक किया, ठीक है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट, जैसे आपने रोटी खाई है वो कार्बोहाइड्रेट है, उसमें से ग्लूकोज आपकी बॉडी ने पहले एक्सट्रैक्ट की, ठीक है। फिर उस ग्लूकोज से आपकी बॉडी ने एटीपी लिया। एटीपी होता है एनर्जी मॉलिक्यूल, ठीक है, इसके जरिए आपको एनर्जी मिलती है। अब आपकी बॉडी ने एनर्जी ले ली, इसके अलावा जो भी इसमें एक्स्ट्रा चीजें होंगी ना इस ग्लूकोज के अलावा, वो अनवांटेड चीजें होंगी हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। उनमें कोई ना कोई टॉक्सिक सब्सटेंस भी हो सकता है। तो अब हमारी बॉडी को इनकी जरूरत तो नहीं है ना, तो हम ना, हमारी नहीं। बॉडी फिर क्या करती है, इनको एक्सक्रीट करवाती है। और आपको पता है ये प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज जिनकी बॉडी में नॉर्मल फंक्शन नहीं हो रहा होता ना, जैसे यूरिन, यूरिन जो है आपको पता है वो किससे प्रोड्यूस होता है? किडनीज। किडनीज हेल्प करती है ना। हम्म। तो जी। जिनकी किडनीज फेलियर हो जाता है उनके लिए कितना ज्यादा प्रॉब्लम होता है, वो डायलिसिस के लिए जाते हैं, ठीक है। हम्म। और जिनको इस तरह की प्रॉब्लम होती है कि अनवांटेड सब्सटेंस फीसिस के जरिए नहीं निकल रहा होता, उनको डॉक्टर्स जो है वो इंजेक्शन देते हैं, डिफरेंट तरह की मेडिकेशन होती हैं उनकी। तो अदरवाइज उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होने लग जाती है। तो एक्सक्रीशन भी जो है वो एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये बात समझ आ गई? जी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और प्रोसेस होता है जो कि हमने एक्सक्रीशन को देख लिया। हमने अब तक कितने देखे हैं? सबसे पहले हमने ग्रोथ देखिए, फिर हमने देखा मूवमेंट के बारे में, फिर सेंसिटिविटी के बारे में हमने देखा है कि हर ऑर्गेनिज्म जो है वो सेंसिटिव होता है अकॉर्डिंग टू दी इन्वायरमेंट। यानी वो अपने आप को अपने अंदर एडेप्टेशन लेकर आता है, अपने अंदर चेंजेस लाता है जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशन होती है उनके मुताबिक। फिर हमने देखा है एक्सक्रीशन को भी, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास रिप्रोडक्शन। ये भी हम देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। और इसके अलावा हमारे पास आ जाती है न्यूट्रिशन,
लोग क्योंकि हम सब खाना खाते हैं, हर तरह के ऑर्गेनिज्म खाना खाते हैं, उसके बगैर वो सरवाइव नहीं कर सकते। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज रिस्पायरेशन। अच्छा, एक्सक्रीशन तक हमने बात कर ली है। अब हम देखते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है वैसे? जरूरत क्यों पड़ती है? हम्म। हम्म, क्यों पड़ती है रिप्रोडक्शन की जरूरत? एक तो ये, इसकी सबसे पहली बात है कि ये एक अल्लाह ताला ने डिजायर रखी है, ठीक है, हर तरह की स्पीशी में एक नेचुरल डिजायर है टू रिप्रोड्यूस, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जब तक ये दुनिया है तब तक ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हम्म, ये निजाम रखा है। एक सबसे पहली है कि इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने डिजायर रखी है, इंसान के अंदर ही नहीं, हर तरह की जो स्पीशी है उनके अंदर ये डिजायर होती है, और टिल कयामत ये प्रोसेस चलता रहेगा। और रिप्रोडक्शन होता क्या है? व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन लाइक हम्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म है किसी भी स्पीशी के, वो कोई क्या भी चाहते हैं? ऑर्गेनिज्म उसी चीज को रिप्रोड्यूस वो करे। चाहते हैं कि उनकी स्पीशी के ही न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते रहें, ठीक है, उनकी स्पीशी बढ़ती रहे, कभी उनकी स्पीशी खत्म ना हो, ठीक है। इसलिए रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्रोड्यूस प्रोड्यूसेस न्यू ऑफस्प्रिंग्स सिमिलर टू देमसेल्फ। अच्छा, अगर रिप्रोडक्शन होती है तो फिर ऐसा क्यों है कि कुछ कुछ स्पीशीज हैं जो अब नहीं मौजूद, जैसे डायनासोर्स। आपको पता है डायनासोर्स होते थे पहले, हाँ। अब क्यों नहीं होते? डायनासोर्स हैं और बहुत सारी स्पीशीज ऐसी हैं जो कि अब एक्सटिंक्ट खत्म हो गई। जैसे कि अभी मुझे और याद नहीं आ रहा। हाँ, डायनासोर्स का मुझे याद आ रहा अभी। अब क्यों नहीं होती वैसे वो, हालांकि उनकी भी तो स्पीशीज रिप्रोड्यूस करती होगी ना, जी। तो फिर क्यों नहीं होती? क्योंकि आपको पता है, जैसे एक कॉन्सेप्ट है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये कॉन्सेप्ट हर जगह अप्लाई होता है, सिर्फ रिप्रोडक्शन में नहीं होता। यानी इसका मतलब है कि जो भी फिट ऑर्गेनिज्म होगा, सिर्फ वो ही उस एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकता है, ठीक है। आपको पता है कि बहुत बार क्लाइमेटिक चेंजेस आए हैं, बहुत बार ऐसा हुआ है कि एक्सट्रीम कंडीशन की वजह से पूरी पूरी आबादियां ही खत्म हो गई, ठीक है। हम्म। तो इसी इसी तरह से इस तरह का एक सिनेरियो था जिसमें डायनासोर्स की पूरी जो स्पीशी है वो खत्म हो गई थी अर्थ पे से। यही कॉन्सेप्ट जॉब मार्केट में भी अप्लाई होता है कि अब अगर आप देखो तो कितने कैंडिडेट हैं जो एक जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन जो बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट होता है उसी को वो जॉब मिलती है, ठीक है। इसको बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और इसके लिए हर कोई कोशिश कर रहा होता है कि मैं अपने आप को जो है वो उस लेवल तक ले जाऊं कि मुझे वो जॉब मिल जाए, ठीक है। आजकल ऐसा होता है ना, आजकल नहीं बल्कि शुरू से ही ऐसा होता आ रहा है कि हर इंसान चाहता है कि वो अपने आप को फिट रखे सरवाइव करने के लिए, अदरवाइज वो सरवाइव नहीं कर सकता, ठीक है। एक बंदा है, अगर कोई बंदा है जैसे वो मजदूर है और वो नहीं कोई भी कोशिश कर रहा, तो वो सरवाइव तो कर रहा है, लेकिन वो सर्वाइवल सिर्फ उसका आप कह लो कि जिंदगी गुजार ही रहा है वो, ठीक है। अगर आपने सही तरह से compete करना है इस दुनिया में, तो आपको फिट रहना पड़ता है। ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं बायोलॉजी में भी, कि जो सी स्पीशीज खत्म हो चुकी हैं वो इस वजह से खत्म हुई हैं कि वो उनके अंदर ये चीज खत्म हो गई थी, वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को फॉलो नहीं कर रही। इसलिए जब वो इन्वायरमेंट के लिए बेस्ट फिट नहीं थी, तो उनकी स्पीशी खत्म हो गई, ठीक है। जबकि हम जानते हैं कि ये सब अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि कौन सी स्पीशी रहेगी कौन सी नहीं रहेगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये हो गया है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस। और इसमें अगर आपको पता हो कि अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो एक जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वहां से स्पर्म रिलीज होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से एग रिलीज होता है, और ये दोनों कंबाइन होके जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। और उस जाइगोट से फिर एक एम्ब्रियो बनता है, ठीक है, मदर वूम के अंदर।
इस जाइगोट से क्या बनता है? एम्ब्रियो। फिर उस एम्ब्रियो की जो है वो ग्रोथ होती है मदर वूम के अंदर। 9 मंथ तक जो है वो मदर वूम के अंदर ग्रो करता है, उसके बाद उसकी बर्थ हो जाती है। ठीक है। तो ये होता है, स्पर्म इज फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड एग इज फ्रॉम द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और इन दोनों कंबाइन करके जाइगोट बना देते हैं। यहाँ तक क्लियर है? कोई सवाल आपका यहाँ तक? जी क्लियर है। उसके बाद हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं। व्हाई इज न्यूट्रिशन नेसेसरी? टू स्टे अलाइव। यस, टू स्टे अलाइव। क्योंकि आपको पता है हमारी बॉडी में डिफरेंट तरह के केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं। ठीक है। हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं उनको एनर्जी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सारे जो फंक्शन हैं वो परफॉर्म करने हैं। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम सरवाइव कर ही नहीं सकते। ठीक है। हमें एनर्जी, हर तरह के काम के लिए आपको एनर्जी चाहिए। मैं बोल रही हूँ मेरे सेल्स में जो है ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है, सेलुलर रिस्पायरेशन हो रही है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और वो एनर्जी मेरी बॉडी यूज कर रही है हर तरह की एक्टिविटी करवाने के लिए। ठीक है। तो एक तो हम ये कहते हैं कि जो न्यूट्रिशन होती है वो इसलिए जरूरी होती है कि जो भी हमारे अंदर सब्सटेंसेस हैं उनको एनर्जी मिल सके, टू गेट एनर्जी। हम्म। ठीक है। एंड एक तो एनर्जी का प्रोसेस है, दूसरा मैंने आपको क्या बताया है कि जो सेल्स हैं टू गेट एनर्जी फॉर सेलुलर प्रोसेसेस टू अकर। ठीक है। जितने भी सेलुलर प्रोसेसेस हैं वो होने के लिए आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? न्यूट्रिशन से। ठीक है। तो हेल्थी न्यूट्रिशन होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर लास्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है रिस्पायरेशन का। ठीक है, हम रिस्पायरेशन की बात कर लेते हैं। हम इसमें क्या होता है, रिस्पायर क्यों करते हैं? अच्छा, रिस्पायरेशन का क्या मतलब है? न्यूट्रिशन का तो समझ आता है, रिस्पायरेशन का क्या मतलब होता है? Respiration to breathe. रिस्पायरेशन मतलब To breathe. ब्रीथ हम कर रहे हैं, और सिर्फ ब्रीदिंग के लिए रिस्पायरेशन होती है? आपको ये पता है कि हमारी बॉडी को, हमारे जो सेल्स होते हैं उनको एनर्जी जो मिलती है ये फूड से डायरेक्टली नहीं मिलती। कुछ प्रोसेसेस हो रहे होते हैं बॉडी में जिनके जरिए ये एनर्जी मिलती है। ये पता है आपको? हम्म। उसको बोलते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बताती हूँ फोटोसिंथेसिस का। पहले हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं, यहीं पे बात कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? प्लांट्स में होती है ना फोटोसिंथेसिस, क्या होती है ये? हम्म। Photosynthesis is the process which takes place in plants and इसमें सॉरी। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है कि प्लांट्स जो है वो दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ओके। वो अपनी फूड खुद ही प्रिपेयर कर सकते हैं। अब वो कैसे प्रिपेयर करते हैं? सबसे पहले तो आपको पता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट में से। और सॉरी, और इसके साथ वो यूज करते हैं वाटर। ठीक है। और वो यूज करते हैं हम्म। सनलाइट एनर्जी। ऐसे ही है ना? जी। जब वो ये चीजें यूज करते हैं, ये चीजें यूज करके वो प्रोड्यूस करते हैं अपने अंदर ग्लूकोज C6H12O6। साथ में वो प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन। ठीक है। फिर ये ऑक्सीजन जो है ये हम्म। हम यूज कर लेते हैं, ये ऑक्सीजन वो यूज नहीं करते, हम ये ऑक्सीजन यूज करते हैं। अब हम ये क्यों यूज करते हैं? हमने जो भी फूड इनटेक किया है ना, अब मैं ये बताने लगी हूँ आपको सेलुलर रिस्पायरेशन जो हमारी बॉडी में हो रही होती है। हमने जो भी फूड इनटेक की होती है ना,
वो होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कार्बोहाइड्रेट ली, तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज है ना, C6H12O6। मैंने ग्लूकोज इनटेक की। अब ये ग्लूकोज जो है ये आपको डायरेक्टली एनर्जी नहीं देगी, ठीक है। आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा? जो हम क्या इनहेल करते हैं? हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड? हम इनहेल, इनहेल क्या करते हैं? अंदर क्या लेके जाते हैं, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? ऑक्सीजन। हाँ, ऑक्सीजन लेके जाते हैं ना। तो हम ऑक्सीजन जो लेके जाते हैं ना, वो इसलिए यूज हो रही होती है कि वो ऑक्सीजन जो है वो इस ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करवाएगी। मैं आपको क्या बता रही हूँ, ग्लूकोज आपको डायरेक्ट एनर्जी नहीं देती। हमारे ब्लड में जो एनर्जी होती है ना, वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने से मिलती है, ठीक है। अब जब ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगी ना इसकी, तो हमारी बॉडी जो है वो रिलीज करेगी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ठीक है। और ये जो एनर्जी रिलीज होती है, ये रिलीज होती है इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। एटीपी मॉलिक्यूल के फॉर्म में। सॉरी, एक मिनट। अच्छा, अब ये बात समझ आई आपको कि ग्लूकोज जो हमारी बॉडी में है इसने डायरेक्ट एनर्जी नहीं देनी। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, ये ऑक्सीजन इसकी ब्रेक डाउन करवाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन, ठीक है। तो हमारी बॉडी ने क्या किया? सेलुलर रेस्पिरेशन। हाँ, और जो आप बात करें ना वो होती है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब होता है, सिंपल ब्रीदिंग का मतलब है कि हम इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब देखो, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए है ना। हमने ऑक्सीजन कहाँ से हम्म। ली? हम कहाँ से ले रहे हैं ऑक्सीजन? हमें ऑक्सीजन मिलती कहाँ से? हम ऑक्सीजन उससे लेते हैं, प्लांट से। देखो, प्लांट ने ऑक्सीजन प्लांट्स। प्रोड्यूस की, प्लांट के लिए एक्स्ट्रा, ठीक है। वो ऑक्सीजन हमने यूज कर ली, ऐसे ही है ना। हम्म। और हमने प्रोड्यूस की कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि हमें जी। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, ठीक जी। है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये प्लांट यूज कर लेंगे। तो ये प्रोसेस होता रहता है, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि प्लांट्स होना जरूरी है, अदरवाइज अगर उनका साइकिल खराब होगा तो फिर हमारा भी खराब होगा ना। जब प्लांट्स नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कम प्रोड्यूस होगी, जब ऑक्सीजन कम प्रोड्यूस होगी तो हमारे लिए ब्रीदिंग का मसला होगा। बात समझ आ रही है? जी। अच्छा, इसके बाद ये साथ साथ हमारा ब्रीदिंग, हम कहते हैं नॉर्मली ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेके आना। अब ये जो ऑक्सीजन हम अंदर लेके जाते हैं ना, हम कहते हैं हमारी लिविंग, हमारी जान के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। वो इस वजह से जरूरी होती है, इस सेलुलर प्रोसेस की वजह से जरूरी होती है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो आप जो मर्जी खाना खा लो, आपका खाना एनर्जी में कन्वर्ट ही नहीं होगा। और जब वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, आपको एटीपी मिलेगा ही नहीं, तो फिर आप कैसे सरवाइव करोगे? ठीक है। इसको बोलते हैं रिस्पायरेशन का प्रोसेस। यहाँ तक क्लियर है आपको? जी। अब हम इसको बुक में से देख लेते हैं बस, और फिर हम उसका फिजिक्स का स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो इन्होंने रिस्पायरेशन का बताया हुआ है कि ऑल ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन ग्लूकोज, जैसे मैंने आपको बताया कि हम जो ग्लूकोज लेते हैं उसको ब्रेक डाउन करते हैं। एंड अदर सब्सटेंसेस, कोई भी, मैंने ग्लूकोज की एग्जांपल दी है, कोई भी सब्सटेंस हम इंटेक कर रहे हैं ना, चाहे हम प्रोटीन इंटेक कर रहे हैं, चाहे ग्लूकोज, चाहे लिपिड, किसी भी तरह का खाना हम खाते हैं, हमारी बॉडी ने उसको तोड़ना है। क्यों तोड़ना है? क्योंकि ग्लूकोज हमें डायरेक्ट एनर्जी नहीं दे सकता, कोई भी मॉलिक्यूल हमें डायरेक्ट एनर्जी नहीं दे सकता। हमने उसको एटीपी में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। रिमेंबर दिस थिंग। एटीपी में आपको कल एक्सप्लेन करूंगी एटीपी होता क्या, बस अभी आप ये याद रखो कि एटीपी एनर्जी मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। ये हमारी बॉडी को एनर्जी दे रहा होता है, ठीक है। ये बात क्लियर है? जी। लाइक अब उन्होंने मेंशन किया है, रिस्पिरेशन ऑल ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन ग्लूकोज एंड अदर सब्सटेंसेस इनसाइड देयर सेल टू रिलीज एनर्जी दैट दे कैन यूज, ओके। ये क्यों ब्रेक डाउन हो रही है? ताकि एनर्जी रिलीज हो सके।
और वो एनर्जी आपकी बॉडी यूज कर सके, ठीक है। ये एनर्जी रिलीज होगी और ये बॉडी आपकी आपकी बॉडी जो है वो एनर्जी यूज करेगी डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए। चाहे उनमें क्या क्या आ सकता है, यानी मूवमेंट आ सकती है, मूवमेंट के लिए एनर्जी यूज हो सकती है। ये स्पीकिंग, जैसे मैं बोल रही हूँ, बोलने के लिए, देखने के लिए, हम्म। जो भी एक्टिविटी हो रही है उसमें ये सारी एनर्जी जो है वो यूज होगी, ठीक है। स्पीकिंग, और क्या हो सकता है, वॉकिंग, वॉचिंग, इवन जब हम सो रहे होते हैं तभी एनर्जी चाहिए होती है ना हमारी बॉडी को, तो वो एनर्जी इस तरह से हमारी बॉडी को मिल रही होती है, ठीक है। ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ, जो कि हम बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होनी चाहिए। हर तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म ये में ये मौजूद होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? हम्म। अभी उन्होंने जैसे एग्जांपल दी हुई है, अच्छा ये उन्होंने एक एग्जांपल दी है इसकी मूवमेंट के हवाले से, कि अ फ्यू प्लांट कैन मूव पार्ट्स ऑफ देमसेल्फ, जैसे ये है। इसको आपको इसका पता है, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये जो होती है वीनस फ्लाई ट्रैप, जी। क्या काम, कैसे काम करती है ये? ये इसके अंदर कोई खुशबू होती है जिससे मक्खियाँ अट्रैक्ट होती हैं, और जैसे वो यस। इस पर आती है वो अपना बंद कर देता है। हम्म। इसका प्लीजेंट, एक तो इसका कलर भी अपीलिंग होता है, ठीक है। खूबसूरत कलर होते हैं जिसकी वजह से कोई भी जो है वो इंसेक्ट्स जो है इसके ऊपर आके बैठ जाते हैं, और फिर ये अपने आप को बंद कर लेते हैं और उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट करके फूड गेन करते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि प्लांट्स अपनी फूड खुद ही बना रहे होते हैं, ठीक है। तो विनस फ्लाई हाँ। ट्रैप, ये एक काइंड ऑफ मूवमेंट है जिसमें इसने सिर्फ अपनी ये पार्ट मूव किया, ठीक है। पूरा प्लांट मूव नहीं हो रहा, सिर्फ इसके जो फ्लाई ट्रैप्स हैं, ये ये जो ये मूव शो कर रहे हैं, ठीक है। आगे उन्होंने रिस्पिरेशन और सेंसिटिविटी और ग्रोथ को ही एक्सप्लेन किया है, आप इसको रीड कर लेना। बाकी हम इंशाल्लाह इसका आगे नेक्स्ट लेक्चर में कल करेंगे, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया न्यूट्रिशन तक, कल हमने इसकी क्लासिफिकेशन स्टार्ट करनी है इंशाल्लाह। आपका कोई सवाल है यहाँ तक? इसमें से जो हमने स्टैटिस्टिक देखी नहीं। है, ठीक है। हम जो है ना वो मैं आपको लिंक शेयर करती हूँ दूसरा इसके लिए, क्योंकि ये मीटिंग एंड होने वाली है, तो फिजिक्स के लिए मैं लिंक शेयर करती हूँ, ठीक है। ओके।